नमस्कार। आ रही है मेरी आवाज़ आप लोगों को? पहले तो डेली खबर इंडिया को मेरी तरफ से सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। रही बात ड्रग्स को लेकर, आज जो चर्चाएं चल रही सुशांत सिंह राजपूत को केस को लेकर महाराष्ट्र में या कहें मुंबई में, जिस प्रकार से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इतनी परेशान दिख रही, इतनी हताश दिख रही है, मुझे तो ये शक होने लगा है कि कहीं न कहीं इन पार्टियों के तार तो कहीं जुड़े नहीं हुए सुशांत सिंह राजपूत केस में। क्योंकि जिस प्रकार से संजय राउत की बयानबाजी हो रही है, या कहें आज अनिल परब जो कानून मंत्री है महाराष्ट्र में, उनकी जो बयानबाजी इस समय चल रही है, जिस प्रकार की वो बयानबाजी कर रहे हैं कि कंगना रनावत को हिंदुस्तान में या कहें मुंबई में घुसने नहीं देंगे या महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे, मुझे ये नहीं समझ में आता संजय राउत क्या समझते हैं अपने आप को, क्यों इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। उनकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिवसेना को उनके वजह से बहुत सारी खामियां जो है भुगतनी पड़ती हैं, जिस प्रकार के वो बयान देते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कंगना रनावत से उनको क्या लेना देना है और क्यों वो उनके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों बयानबाजी कर रहे हैं। अरे कंगना रनावत ने मुंबई को लेकर, मुंबई पुलिस को लेकर सवाल खड़ा कर दिया, जो महाराष्ट्र मुंबई में टैक्स पेयर हैं, अगर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया तो संजय राउत को इतनी मिर्ची क्यों लगती है, पहली बात। और अनिल पारब को आज मिर्ची क्यों लगी? हाँ, अनिल पारब तो कानून मंत्री है, उनको कानून का कुछ तो नॉलेज होगा, पेशे से वो एडवोकेट हैं, उनको इतना तो नॉलेज होगा कि किसी स्त्री को, किसी महिला को गाली देता है कोई आपका ही नेता, जो राज्यसभा में आपकी पार्टी का पद की गरिमा को निछावर कर रहा है, जो बंदा राज्यसभा में बैठकर आपकी पार्टी का पक्ष रखता हो, वह व्यक्ति किसी औरत के लिए हरामखोर शब्द का प्रयोग करता हो, तो मुझे लगता है इससे बड़ी निर्लज्जता वाली चीज़ कोई नहीं हो सकती। संजय निरुपम ने आज कांग्रेस के जो पूर्व मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज बयान किया, उन्होंने किस प्रकार से संजय राउत को बताया कि आपकी बयानबाजी कितनी खराब है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, शिवसेना को, उनके नेता भी आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। फिर भी संजय राउत जो है वह कंगना रनावत के पीछे लगे हुए हैं, कुछ न कुछ बयानबाजी ट्विटर पे करना, टेलीविज़न पे आकर करना। मतलब एक महिला के पीछे आप इतने हाथ धो के पड़ चुके हैं, अगर उस महिला ने ड्रग्स का कनेक्शन को सामने ला दिया तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। मुझे लगता है संजय राउत जो है वह कहीं ना कहीं ड्रग्स कनेक्शनों की बी टीम बन के रह चुके हैं। शिवसेना के प्रवक्ता के तौर पे तो आजकल वो दिखते नहीं हैं, और मुझे लगता है कि इस समय जो है उनकी प्रवक्ता वाली जो लिस्ट चल रही है वो ड्रग्स माफियाओं के साथ चल रही है। क्योंकि एनसीबी अगर पूछताछ करती है ड्रग्स माफियाओं के, तो सबसे पहले वो कूदना चालू कर देते हैं संजय राउत, शिवसेना वाले कूदना चालू कर देते हैं। 66 दिन हो गए, उससे आज 4 महीना या 5 महीना होने जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, एक सबूत तो निकाल नहीं पाती मुंबई पुलिस। और मुंबई पुलिस कमिश्नर आए दिन बयानबाजी करते थे। वही कंगना रनावत है जिसने सुशांत सिंह राजपूत केस में सबके सामने आकर, मीडिया के सामने आकर बात रखा कि उसकी जो है उसने अपने आप फांसी नहीं लगाई, उसने जो है आत्महत्या नहीं की है, उसको मारा गया है, उसकी जांच होनी चाहिए थी। मुंबई पुलिस अगर इतनी ही तेज तर्रार थी तो मुंबई पुलिस जांच कर ली होती, दूध का दूध पानी का पानी कर देती, लेकिन कर नहीं पाई। आज उन्हीं के नेता, शिवसेना पार्टी जो महाराष्ट्र में उनके ही मुख्यमंत्री हैं, उनके ही कानून मंत्री हैं, और उन्हीं के समर्थन में चलने वाले शिवसेना के ही एनसीपी, जिसके समर्थन में शिवसेना की सरकार चल रही है, और वही गृह मंत्री कल तक धमकी दे रहे थे कंगना रनावत को। मतलब अब धमकी भरे अंदाज में आप लोग जो है किसी का मुंह तोड़ेंगे, किसी को गाली देंगे, किसी से बदतमीजी से बात करेंगे। न्यूज़ चैनलों पर आए दिन इनके शिवसेना के समर्थक बैठ के किसी न किसी महिला को गाली देते रहते हैं। इतने बदतमीज हो गए हैं ये लोग, इतने बदतमीज हो गए हैं कि किसी की भाषा का अपने समझ भी नहीं है इन लोगों को। एक तो राज्यसभा के सांसद है, दूसरे महाराष्ट्र के कानून मंत्री हैं, और वो जिस प्रकार से कंगना रनावत पर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे बेशर्मों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और महिला आयोग इस पर कार्रवाई करके संजय राउत को अरेस्ट करना चाहिए, प्रताप सरनाईक को अरेस्ट करना चाहिए, और अनिल पारब को भी अरेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार की भाषा का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं एक महिला के लिए, एक महिला अभिनेत्री के लिए, उसने गलत क्या कहा? क्या सच कहना इस महाराष्ट्र में क्या अपराध है क्या?
वो अपराधी है क्या? आप महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे? आपकी हिम्मत है क्या उसको महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे? कौन है आप? कौन है संजय राउत? कुछ भी करोगे आप लोग। मतलब सत्ता में एक तो लालची लोग, लालच करके सत्ता में घुस गए हो आप लोग। सर चुनाव लड़ते हो भाजपा के साथ और बाद में भाजपा का साथ छोड़ के आप भाग जाते हो अन्य पार्टियों के साथ। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर कभी कांग्रेस के साथ अगर मेरी पार्टी जाती है तो पार्टी को खत्म कर दूंगा, लेकिन कभी उनके साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे आज उन्हीं के साथ बैठकर और उन्हीं के नेता एक महिला को गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं। ये कितनी अच्छी बात है क्या? कोई अच्छी बात है क्या ये सब? लेकिन इन बेशर्मों को याद थोड़ी ना आएगी, क्योंकि इनकी बेशर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन ट्विटर पे देख लीजिए, ट्विटर पे क्या जरूरत है आपको कंगना रनौत से लड़ाई करनी। महाराष्ट्र में कोरोना के केस इतने बढ़ रहे थे, उसको तो कम नहीं कर पाए, उसको तो आंक नहीं पाए कि कैसे कम कर दिया जाए, कैसे लोगों की मृत्यु दर को कम कर दिया जाए, गरीबों को खाना दे दिया जाए। मोदी जी का मजाक उड़ाने के पीछे तो गरीबी तो नहीं हट जाएगी, मोदी जी को अपशब्द कहने से तो गरीबी नहीं हट जाएगी। लेकिन आज के टाइम में शिवसेना का रवैया हो गया है कि शिवसेना जो है वह केंद्र सरकार को गाली देती है, लेकिन महाराष्ट्र में बैठकर ना तो महाराष्ट्र के लोगों की चिंता करती है, ना तो महाराष्ट्र को जो उत्तर भारतीय थे, बिहारी थे, जो महाराष्ट्र को चलाते थे, या कहें महाराष्ट्र को जो लोग हर चीज के लिए परिपक्व करते थे, उन लोग जो आज उत्तर प्रदेश चले गए उनके के लिए कोई कार्य नहीं किया। अगर इन्होंने कार्य किया होता तो उनको आज उत्तर प्रदेश नहीं जाना पड़ता, उनको बिहार नहीं जाना पड़ता, या अन्य प्रदेश में नहीं जाना पड़ता। लेकिन आज एक स्त्री ने अगर कुछ सवाल खड़े कर दिया मुंबई पुलिस के ऊपर, तो इस प्रकार से महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो किस प्रकार से बौखलाहट में अंधे होकर उस पर बात कर रहे हैं। ड्रग्स में कितने नाम आए? एनसीबी की चेकिंग में, सीबीआई की जांच में कितने लोगों का नाम आया? रिया चक्रवर्ती का भाई को अरेस्ट किया, आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। इसके पहले अब्बास, नदीम, कितने कितने लोगों का नाम आया। क्या यह मुंबई पुलिस नहीं कर सकती क्या? क्या इस जांच से मुंबई पुलिस डर रही थी क्या? क्या महाराष्ट्र के किसी बड़े नेता का नाम आ रहा था क्या? क्या एनसीपी के किसी बड़े नेता का नाम आ रहा था, या कांग्रेस से बड़े नेता का नाम आ रहा था? नहीं, ये चीज बोलेंगे नहीं आके। अब पूछताछ चल रही तो पूछताछ को कैसे उसको धूमिल कर दिया जाए, लोगों को हटा दिया जाए नजरों से। ये जो संजय राउत कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही चीज अगर मानना चाहिए, एक ही चीज माने तो संजय राउत ये करना चाहते हैं। संजय राउत जो हैं वह यही चाहते हैं कि ड्रग्स से लोगों जो टीवी चैनल जो दिखा रहा है रिया चक्रवर्ती का या रोहित चक्रवर्ती का जो कनेक्शन दिखा रहा है ड्रग्स से, उसको हटा के ये लोग सिर्फ एक ही नैरेटिव पेश करना चाहते हैं कि कंगना रनौत ने ये किया, कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के बारे में ये बोला, इसने ये बोला। अब रिया से पूछताछ चल रही है, रिया से कल भी पूछताछ होगी। रिया से जब तक सबूत नहीं निकल जाते तब तक एनसीबी पूछताछ करेगी, सीबीआई पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन आती है, उनसे पूछताछ होता है, उनसे पूछताछ होने के बाद वो चली जाती हैं। उसके बाद धीमे धीमे जब बड़ा चलता है, जब शोभित चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती का भाई है वो कुछ लोगों का नाम लेता है, वह खुद कहता है कि मेरी बहन ने मुझसे ड्रग्स मंगाया, उसने मेरे से गांजा मंगवाया, तो इससे बड़ी और क्या सबूत चाहिए? लोग बोलते सबूत नहीं है, सबूत नहीं है। अरे भैया, जो सबूत दे रहे हैं उसको देखने तो भी नहीं चाहते हो। मुंबई पुलिस क्या ये सबूत नहीं जुटा सकती थी? क्या मुंबई पुलिस के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी या कोई एंगल नहीं पकड़ में आई थी कि जांच चालू नहीं की? वो कह रहे थे हम जांच कर रहे थे, जांच कर रहे थे। 66 दिनों में आपने जांच पे कौन सी कड़ी पेश कर दी या कौन से कार्य कर दिए? आपको मीडिया के सामने रखना चाहिए था। उद्धव ठाकरे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए था। चलो मैं मान लेता हूं मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही थी, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वही चले आए होते। आज जो अनिल परब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कानून मिनिस्टर हैं, वही चले आए होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए होते सुशांत सिंह राजपूत पे। कोई भी व्यक्ति, कोई मंत्री सुशांत सिंह के घर नहीं गया, ना तो उनके साथ बात करने गया। हाँ, कम से कम आप लोग चले गए होते, उनसे बात ही कर लिए होते, उनके परिवार से मिल लिए होते। अन्य पार्टी के लोग जा रहे हैं, विपक्ष के लोग भी जा रहे हैं मिलने, लेकिन शिवसेना का कोई व्यक्ति नहीं मिलने जाता, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं मिलने जाता, एनसीपी का कोई व्यक्ति नहीं मिलने जाता। वो फिल्में कर रहा था, में ही फिल्में कर रहा था, लेकिन उसको फिल्मों के साथ साथ जो पैसे जो थे वो पैसे भी तो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, पैसे तो लगा रहा था। हाँ, वो पैसे नहीं दे रहा था, वो पैसे दे रहा था। यहाँ को टैक्स पेयर था बड़ा, वो टैक्स भी पे कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, लोगों को दर्द है पेट में, क्योंकि
आज जिस प्रकार की कंगना ने बात किया और 9 सितंबर को आने की बात कही, जिस प्रकार की शिवसेना की कुछ महिलाओं ने उसके पोस्टर लगा दिए, पोस्टर पे जूते मारे, चप्पल मारे। मुझे लगता है अगर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे आज अगर जिंदा होते तो ये कार्य नहीं होते, ऐसा कोई भी वक्तव्य भी नहीं आता, फिर ये संजय राउत के मुंह में दही जम जाती और वह चुपचाप अपने घर में बैठे होते या तो अपनी ऑफिस में बैठे होते, कोई अपशब्द की शब्दावली भी नहीं यूज़ करते। लेकिन आज की शिवसेना सोनिया सेना बन के रह गई है, यह समझना पड़ेगा, क्योंकि जितना सोनिया जी बोलेंगी उतना उद्धव जी करेंगे, उतना संजय राउत नाचेंगे। ये सबको समझ में आ रहा है। संजय राउत को अपने दिमाग की इलाज की ज़रूरत है, मुझे लगता है वो अपने दिमाग का इलाज कराएं। और जो है जिस प्रकार से उन्होंने इस समय बवाल खड़ा किया है, क्योंकि ड्रग्स केस में जिस प्रकार से लोगों के नाम आ रहे हैं और जिस प्रकार से रोज़ के रोज़ खुलासे हो रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं संजय राउत जी को दर्द हो रहा है कि कहीं इस केस में कहीं किसी बड़े नेता का नाम आ गया तो मैं उस पर क्या कहूँगा या मैं उस पर क्या वक्तव्य दूंगा। ये सब चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है ये जो चीज़ें आ रही हैं इससे बड़े भयभीत दिख रहे हैं। किसी बड़े नेता का नाम आ गया तो वह क्या करेंगे, कैसे चलेगी सरकारें, क्या होगा, ये सब चीज़ें तो अब समझ में आने लगी धीमे धीमे, क्योंकि जिस प्रकार से वह बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो कार्यकृत कर रहे हैं, इससे तो कहीं ना कहीं साफ हो गया। रिया चक्रवर्ती की पूछताछ में बहुत सारे चीज़ें आएंगी, बहुत सारे एंगल से खुलासे होंगे, ये तो लोगों को पता चल गया है। और रही बात जिस प्रकार से इस समय इस एंगल को भुलाने की कोशिश किया जा रही है और कहीं ना कहीं उस एंगल को हटाकर, ड्रग्स कनेक्शन की बात को हटाकर पॉलिटिकल मुद्दा जोड़ दिया जा रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र को क्षति पहुंचेगी, क्योंकि ड्रग्स का एंगल जो है बहुत बड़ा है और यह सोचिए बॉलीवुड से लेके कहाँ कहाँ तक फैल रहा है। ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि इस पर जब कार्रवाई होगी तो आगे चलकर कई राज खुलेंगे, कई लोगों के नाम भी आएंगे और इन नामों से ही जो है खुलासे जो हैं आएंगे, धीमे धीमे और भी खुलासे होते जाएंगे। अभी जैसे कि मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था तो उसमें जब रिया की पूछताछ के लिए एनसीबी की टीम लेके जा रही थी, जिस प्रकार से उसको पुलिस प्रोटेक्शन प्राप्त था, जिस प्रकार से मुंबई पुलिस को प्रोटेक्शन दे रही थी, तो अगर कंगना रनावत को क्या इनको प्रोटेक्शन देने में कोई शर्म आ रही थी क्या? तो कंगना रनावत ने भी तो इनसे सिर्फ प्रोटेक्शन ही मांगा था कि मैं सबूत दे रही हूँ, मैं सबूत देती हूँ कि ड्रग्स में कौन कौन से बॉलीवुड के लोग शामिल हैं। उन्होंने तो कई लोगों के नाम भी गिना है। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग से पूछताछ हो जानी चाहिए या उनसे, देखिए एक कड़ी जुड़ती है, एक कड़ी से कितनी कड़ी जुड़ती है यह समझना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ बताया कि कैसे लोग जो हैं वह कैसे कैसे इस कड़ी से जुड़ते आए हैं, कैसे कैसे बॉलीवुड में ड्रग्स का सेवन चल रहा है, कौन कौन सेवन करता है, किस बड़ी पार्टियों में सेवन होता है, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। इन जानकारी को इकट्ठा करना मुंबई पुलिस का काम है। कोई आपको ये तो नहीं कहेगा, उंगली पकड़ के ले जाएगा, आपको दिखाएगा कि ये घर है उनका, आप यहाँ से उनको अरेस्ट कर लीजिए, या तो कोई नहीं सिखाने वाला, क्योंकि आपको पूछताछ करने जाना पड़ेगा। जब आप पूछताछ करेंगे तब उसका सच और सामने आएगा। आप पूछताछ करेंगे ही नहीं तो आपके सामने सच आने वाला नहीं है। और आजकल तो टीवी चैनलों पे जिस बहस में लोग इकट्ठा होते हैं, शिवसेना के समर्थक इकट्ठा जो आते हैं, वो जो महिला गेस्ट वहाँ पे होती है उनके साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं। मुझे लगता है संजय राउत के साथ साथ जो उनके समर्थक भी हैं उनके भी मस्तिष्क में बात हो गई है कि जब तक हम किसी को गाली देंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा, और यह चल रहा है। और ड्रग्स खरीदने को लेके, ड्रग्स को बांटने से लेके, बॉलीवुड में ड्रग्स कहाँ से आया, कैसे, इन चीज़ों की जो जांच चल रही है, एनसीबी बहुत अच्छे से जांच कर रही है और सीबीआई भी जांच कर रही है। सीबीआई की जांच से जो सत्य है, सतार्थ है, वो सामने आ जाएंगे। कुछ दिन में पूरी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मुझे लगता है रिया चक्रवर्ती भी जेल जाएंगी। शोभित चक्रवर्ती तो 9 तारीख तक, 9 सितंबर तक तो अभी तो जेल कस्टडी में है एनसीबी के, और उनसे तो कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। उन्होंने तो ऐसे भी सुनने में आया कि 14 बड़े फिल्मी सितारों के, जिसमें डायरेक्टर भी होगा, प्रोड्यूसर भी होगा, एक्टर भी होगा, सारे लोगों के नाम खुलेंगे। और ये चीज़ जो है, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि भैया मुंबई में एक आर्य कॉलोनी में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और 12 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से 3.5 किलो गांजा प्राप्त हुआ। पुलिस ने अरेस्ट किया, उनसे पूछताछ की, मेन व्यक्ति को अरेस्ट किया, उससे पूछताछ की तो उससे बड़े वाले, उसके ऊपर वाले को पकड़ा, उसके ऊपर वाले को पकड़ा।
तो जांच जब चलेगी, जांच अगर दिशा में चलेगी, दिशाहीन जांच तो काम नहीं आती, दिशा में अगर जांच चलेगी तो सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी। मुझे लगता है मुंबई पुलिस को सीबीआई के साथ मिलकर काम करना चाहिए और महाराष्ट्र और मुंबई में जिस प्रकार का ड्रग्स का नंगा खेल चल रहा है उसको समाप्त करना चाहिए। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से कहाँ कहाँ इसकी बिक्री होती है उसकी जानकारी जब प्राप्त हो जाएगी तो जिस प्रकार से छापेमारी हो रही है तो मुझे लगता है कई लोगों के नाम खुलेंगे और जब नाम खुलेंगे तो लोग भयभीत होकर भागेंगे, या तो पकड़े जाएंगे या तो भागेंगे। क्योंकि भागेंगे तो फिर भी पकड़े जाने तो है, कहाँ तक भागेंगे। एक बार तो पुलिस कस्टडी में आ गया, सीबीआई की कस्टडी में आ गए तो सारे पोल नक्शे सारे खुलते चले जाएंगे, ये उनको पता है। और धीमे धीमे आप सोचिए कि सारी चीज़ें एनसीबी जिस प्रकार से पूछताछ कर रही है, सीबीआई जिस प्रकार से जांच कर रही है, अगर यही जांच हमारी मुंबई पुलिस ने किया होता, यही जांच हमारी महाराष्ट्र सरकार ने किया होता या महाराष्ट्र पुलिस ने किया होता तो मुझे लगता है बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती और मुंबई पुलिस का जो नाम खराब हुआ है इस जांच में, इस सुशांत सिंह राजपूत केस में, वह नाम भी नहीं खराब होता। क्योंकि मुंबई पुलिस एक ऐसी पुलिस है जिसके जांच के घेरे में जो भी आता है, जो भी अपराधी अगर पकड़ लिया जाता है तो समझिए उसके साथ कार्रवाई होना है। लेकिन इन सरकारों ने जो अभी तत्कालीन सरकार चल रही महाराष्ट्र में, इसी ने मुंबई पुलिस की स्थिरता को इतना घटिया बना दिया है कि इतना लोगों को की नज़रों में मुंबई पुलिस को कायरतापूर्वक बता दिया और कायर बता दिया है कि अब लोग मुंबई पुलिस से डरने लगे। इसी बयान पर कंगना रनावत ने बयान दिया कि अब तो मुंबई जो है वो पीओके जैसी लगने लगी। सिर्फ उन्होंने एक कहते हैं कि एक चीज़ बताया कि अब मुंबई में मुझे डर लगने, इससे पहले कितने लोग ने महाराष्ट्र में डर बताया, हिंदुस्तान में डर बताया, कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई करना है संजय राउत जी गाली दीजिए आमिर खान को, सलमान खान को, नसीरुद्दीन शाह को, लोग को गाली दीजिए आप लोग, क्योंकि ये लोग तो बोले कि हमें डर लगता है। शाहरुख खान ने को भी गाली दीजिए, ये लोग गाली लायक नहीं है क्या? क्योंकि ये लोग तो बोलते हैं हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है। कंगना रनावत तो सिर्फ मुंबई के बारे में कहा है, मुंबई के बारे में बुरा नहीं सोचती क्योंकि मुंबई से ही उनका लेना देना है, मुंबई से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। कोई मुंबई को गाली नहीं दे रहा है। मुंबई पुलिस के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो इसका मतलब नहीं कि महाराष्ट्र गंदा है, मुंबई गंदा है। महाराष्ट्र और मुंबई कभी गंदी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आज मुझे कम से कम 25 से 30 साल हो गए महाराष्ट्र में रहते हुए, लेकिन मैं कभी महाराष्ट्र को बुरा नहीं कह सकता, मुंबई को बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि वह मेरी जन्मस्थली थी, मेरी कर्म भूमि है। क्योंकि यहाँ से मैं जो कमाऊँगा खाऊँगा वही मेरे हाथ लगेगा, वहाँ मेरी जन्मस्थली थी। मैं अपनी जन्मस्थली को भी उतना ही नमन करूँगा जितनी मैं अपनी कर्म भूमि को नमन करता हूँ। तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ पर किसी व्यक्ति पर प्रश्न खड़े कर दिया तो उसने महाराष्ट्र पर प्रश्न कर दिया, उसने मुंबई पर प्रश्न, उन्होंने महाराष्ट्र और मुंबई पर प्रश्न नहीं खड़े किया, उन्होंने मुंबई पुलिस के ऊपर प्रश्न खड़े किया। क्योंकि मुंबई पुलिस जिस प्रकार से कायरता वाले कार्य कर रही थी, कृत्य कर रही थी, उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया और इसका जवाब मुंबई पुलिस कमिश्नर को देना चाहिए था और उन्हें बताना चाहिए था कि मुंबई पुलिस में हम आपको सुरक्षा देंगे। जब उन्होंने कहा 9 सितंबर को मैं महाराष्ट्र मुंबई में आ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस को कहना चाहिए था आइए हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको घर तक छोड़ेंगे। तो ये महानता वाला काम होता है। ये नहीं कि उस लड़की को, उस औरत को आप गाली दो, उसके बारे में आप शब्द कहो, उसको कहो कि आप आओगे तो मैं आपका जबड़ा तोड़ दूंगा, आपका ये कर दूंगा। जिस प्रकार से प्रताप सरनाइक जी ने कहा कि अगर वह महिला, अगर कंगना रनावत अगर महाराष्ट्र में आती है तो उसका मुंह तोड़ देना चाहिए। फिर महिलाओं ने चप्पलों से उसके पोस्टर पे मारा। उसके बाद आज सचिन परब का बयान हो गया, संजय राउत जी ने हरामखोर कहा। तो मुझे लगता है ये हरामखोर वाली राजनीति संजय राउत जी को बंद करना चाहिए। संजय राउत जी एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे पत्रकार हैं, दैनिक मराठी सामना के संपादक हैं। मुझे लगता है कि एक संपादक के लिए ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना बहुत ही गंदी सोच है। मुझे लगता है संजय राउत जी को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक बहुत महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं और महाराष्ट्र के वरिष्ठ नागरिक भी हैं। मुझे लगता है मेरी उम्र से तो बहुत बड़े हैं और मेरी सोच से भी उनकी सोच बड़ी होगी, क्योंकि एक राज्यसभा के सांसद, दूसरी शिवसेना के आप मेन प्रवक्ता, तीसरा आप एक दैनिक सामना मराठी पेपर के आप एडिटर इन चीफ हैं। मतलब आपके में कितनी सारी गुणवत्ता वाली चीज़ें जुड़ी हैं और एक नकारात्मक शब्दावली से आपकी इन जो गुणवत्ता वाली चीज़ें हैं वो कैसे लोगों के दिमागों में बैठ जाएगी और फिर आपके बारे में लोगों की जो
सोच होगी वो कितनी गिरती जाएगी। मैं देखता हूँ आपके बारे में लोग पहले कहा करते थे, संजय राउत जी का रोक ठोक लेख लिखते थे, उस लेख को लोग पढ़ने के लिए कितने उत्सुक होते थे। ऐसे ही सामना, हिंदी सामना का भी लेख हुआ करता था, लोग पढ़ते थे। लेकिन आज की जो शब्दावली है, पेपर में भी आज की शब्दावली बड़ी अपशब्द वाली है। उसके बाद कुछ लोग आपके ही प्रवक्ता बनकर, आप ही पार्टी के प्रवक्ता बनकर चैनलों पे गाली गलौज करते हैं, क्योंकि आपका मार्गदर्शन उनको प्राप्त होता है, फिर उसी चीज़ पे वो चले आते हैं बात करने। तो मुझे लगता है संजय राउत जी को अपनी भाषा का मेरे से तो अच्छा ज्ञान है उनको, बट उनको मुझे लगता है कि अपने ने जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है, मुझे लगता है आपको माफ़ी मांगना चाहिए, और कंगना रनावत को भी माफ़ी मांगना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि पीओके, अगर उन्होंने इस्तेमाल शब्द किया है पीओके मुंबई के लिए, तो मुझे लगता है कंगना रनावत जी को भी माफ़ी मांगना चाहिए। और ये जो जिस प्रकार की अपशब्द वाली राजनीति चल रही है, इससे दूर जाना चाहिए, क्योंकि अपशब्दावली को राजनीति से दूरी रखें तो उतना अच्छा है। क्योंकि आपको भी मुंबई महाराष्ट्र में रहना है, उनको भी मुंबई महाराष्ट्र में रहना है। क्योंकि जब मुंबई महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति कार्य करता है, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाता है, मुंबई को आगे बढ़ाता है। आज फिल्म सिटी भी बहुत सारे लोगों के लिए रोजी रोटी देती है। और दूसरी बात, इसी फिल्म सिटी को बनाने के लिए और इसको कार्य आगे बढ़ाने के लिए, इस फिल्म सिटी से लेके हर चीज़ों को महाराष्ट्र सरकार जो है वो पैसे देती है। लेकिन उसके कार्य को आज जिस प्रकार से उस चीज़ों को लेकर ब्लैकमेलिंग चल रही है, लोगों को गाली गलौज चल रही है, मुझे लगता है इससे कहीं बाहर आकर लोगों को काम करने की ज़रूरत है। और कई लोगों के नाम अभी मुझे पता चल रहे हैं, एनसीबी ने रिया के सामने रिया ने कबूलनामा किया है, कुछ लोगों का नाम लिया है, कुछ ड्रग पेडलरों का नाम भी ले लिया है उन्होंने, और जिससे जो है राजनीति और कहा गया। और सोविक ने भी कई लोगों के नाम बताए। तो मुझे लगता है अब मुंबई अब जो है जो जांच है वो और आगे और तेज़ी से बढ़ेगी, और मुझे लगता है कई और लोगों को अरेस्ट करेंगे और लोगों से पूछताछ होगी। तो धीमे धीमे जो इनका मेन व्यक्ति होगा, जो इन मुंबई या महाराष्ट्र में जो ड्रग्स लाता है, वो कहाँ से लाता है, कैसे लाता है, उस चीज़ की भी जानकारी सामने आ जाएगी। और पूछताछ में बहुत सारी चीज़ें जो होंगी और धीमे धीमे आगे आती जाएंगी। और उससे मुझे लगता है कि हर कड़ी को जोड़ के देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं मुंबई को स्वच्छ करने की जो इस समय कवायद चल रही है वो कहीं अच्छी साबित होगी। क्योंकि सीबीआई जांच तो देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की तो जांच होगी कि उसको किसने मारा, कैसे मारा, क्या मारा, क्या क्यों मरा हो, उस चीज़ की तो जांच होगी। लेकिन उसके साथ साथ ड्रग्स की भी जांच होगी कि क्या वो ड्रग्स लेते थे, कितनी मात्रा में ड्रग्स लेते थे, क्यों लेते थे, किसने उनको कहा ड्रग्स लेने के लिए और क्यों लेना चालू किया उन्होंने, पहले नहीं लेते तो अब क्यों लिया, फिर इतने हताश क्यों हो गए, लॉकडाउन हुआ तो क्यों इतना परेशान दिखे, क्या उन्हें इन चीज़ों को जो चीज़ों का सेवन करना चाहते हो चीज़ नहीं मिल रही थी। इन सारी चीज़ों की कड़ी धीमे धीमे जब जुड़ती जाएगी तो मुझे लगता है आगे की राजनीति जो है वो साफ़ हो जाएगी कि आखिर इसमें कौन है, कौन व्यक्ति है जो महाराष्ट्र की राजनीति को गंदा करना चाहता है और महाराष्ट्र के लोगों में ड्रग्स का सेवन जो है फैलाना चाहता है, जो उनकी ब्लड्स है उसमें ड्रग्स को घोलना चाहता है। इन चीज़ों के खुलासे बहुत होंगे और आगे होते जाएंगे, क्योंकि ड्रग्स कोई अच्छी चीज़ नहीं, बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए। कि आप अगर एक बार उसका सेवन चालू कर दे तो आपको नींद नहीं आएगी। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको जो है सोचना पड़ेगा कैसे कैसे उससे निजात पाया जाए, दूर जाए। अब एनसीबी की जांच में तो बहुत सारी चीज़ें आ रही, उनके डायरेक्टर, फिर उप डायरेक्टर, सारी चीज़ें धीमे धीमे जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, जांच के घेरे को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर अनेक जो है सबूत इकट्ठे हो रहे हैं कि कैसे कैसे जांच का दायरा बढ़ाया जाए और लोगों से जो जांच का दायरा बढ़ाया जाए और उनसे सबूत इकट्ठा किया जाए और मेन कड़ी को पकड़ा जाए कि इसमें मेन कौन सा व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया जाए और उससे पूछताछ हो। और उससे फिर पूछताछ में आगे सामने अगर कोई बॉलीवुड का कोई व्यक्ति है, अगर वो मंगाता है, क्योंकि इसमें डी कंपनी का भी नाम आएगा, उसका भी जुड़ाव आएगा, क्योंकि बिना डी कंपनी के जुड़ाव से तो इतना ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स किसी भी स्टेट में या प्रदेश में तो जा नहीं सकता। उसकी जांच होना तो संभव है, और जांच जब बड़े मात्रा पे होगी तो बड़े खुलासे होंगे, बड़ी चीज़ें सामने आएंगी। और प्रश्न तो उठते रहेंगे, क्योंकि जब तक इसकी जांच पूरी नहीं होगी हर दिन प्रश्न उठेंगे। चाहे मीडिया प्रश्न खड़े करे, चाहे आम पब्लिक प्रश्न करे, चाहे बॉलीवुड के लोग प्रश्न खड़े करें, प्रश्न तो खड़ा होगा। देखिए इस समय दो ही मुद्दा चल रहा है,
जो मेन है। 3 मुद्दे हैं इस समय, एक तो चीन और हिंदुस्तान के रिश्तों को लेके, दूसरा महाराष्ट्र में ड्रग्स और तीसरा सुशांत सिंह राजपूत। इन तीनों मुद्दों पर तो बात करना पड़ेगा ही और न्याय तो देना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए मुहिम चल रही है। उस मुहिम को कारगर बनाने के लिए हर देश ही नहीं, पूरा देश, अन्य देश भी जुड़ रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, इटली, कहाँ से लोग समर्थन कर रहे हैं। तो अगर उसको छोटा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वह लोगों के दिलों में बसता था वो एक्टर। तो उस हिसाब से जो इस प्रकार की जांच चल रही है, उस जांच में तो कई सबूत आने हैं और आएंगे भी, और उससे जो खुलासे पैदा होंगे, उससे जो खुलासे निकलेंगे, मुझे लगता है वह महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अच्छे होंगे। और इन लोग को अरेस्ट करके पूछताछ की जाएगी तो कई सबूत सामने आएंगे, क्योंकि जब तक सबूत सामने नहीं आएंगे तब तक कोई जांच किसी निष्पक्ष जांच पर नहीं बैठ पाएगी और ना ही कोई सबूत प्राप्त होंगे। तो सबूत प्राप्त करने के लिए मुझे सारी चीज़ें, जिस प्रकार से एनसीबी की जांच हो रही है, सीबीआई की जांच हो रही है, फिर ईडी की जांच हो रही है, वो सारी जांच को एक साथ समेटना पड़ेगा। और समेट के जब पूछताछ चलेगी तब कोई ना कोई चीज़ सामने आएगा, मेन कड़ी सामने आ जाएगी, तो फिर लोगों को फ़ायदा होगा और सत्य जो है वो लोगों के सामने पता चल जाएगा कि क्यों जो है कनेक्शन जो है, क्यों कैसे रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से जुड़ा या कहें फिर ड्रग्स माफियाओं से जुड़ा। ये जो जांच हो जाएगी तो फिर रिया से भी पर्दे उठते जाएंगे। रिया जो पर्दे उठाएंगी वो पर्दे भी उठते जाएंगे। जैसे सौविक चक्रवर्ती जो पर्दे उठा रहे हैं, वैसे रिया चक्रवर्ती से भी कई नाम के खुलासे होंगे और ये जांच से बहुत सारी चीज़ें सामने बाहर आएंगी, निकल कर आएंगी, जिसका लोग हिंदुस्तान में एक कड़ी को पकड़ के हिंदुस्तान को ड्रग्स मुक्त करने की जो बात होगी। और लोगों को हर देश से, हर सिनेमा घरों से, पॉलिटिक्स से, या कहें जिन जिन चीज़ों में ड्रग्स का इन्वॉल्वेशन है, उन ड्रग्स को हटाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। और लोगों की जो जीवन शैली है उससे ड्रग्स को बाहर कर, पार्टियों से ड्रग्स को बाहर कर एक स्वच्छ राजनीति का जो पर्याय है उसको लाना पड़ेगा। यह महाराष्ट्र सरकार को समझना पड़ेगा और महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए मुंबई पुलिस को आगे बढ़ाना पड़ेगा और मुंबई पुलिस का जांच का दायरा और बड़ा करना पड़ेगा, जिससे जो है लोगों को पता चले कि जो जांच चल रही है वह सही स्थिति पे चल रही है, सही जांच चल रही है। और इससे महाराष्ट्र को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में एक बार नशा फैलने लगा तो फिर ये नशा जो है किसी हटेगा नहीं, इतना जल्दी दूर होगा नहीं। क्योंकि नशा जो है, आप पंजाब को देखते हैं, कब उड़ता पंजाब आपने देखा होगा। उड़ता पंजाब में कैसे बताया गया था कि पंजाब में कैसे कैसे छोटे बच्चे लोग ड्रग्स सेवन करने लगे थे। तो धीमे धीमे जो चीज़ें हैं अब वो महाराष्ट्र में अगर फैलेंगी तो महाराष्ट्र में भी लोग ड्रग्स का सेवन करने लगेंगे। तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों को इससे जो है नुकसान होगा, क्योंकि बड़े स्तर पे ये कार्य जो चल रहा है, जो ड्रग्स माफियाओं का जो बात से फैल रही हैं, उससे मुझे लगता है ड्रग्स कई मात्रा में, कई बड़ी मात्राओं में महाराष्ट्र में है। और जब तक उसको निकाला नहीं जाएगा और पूछताछ जब तक सही लेवल पे नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है किसी प्रकार का कुछ भी बाहर आना असंभव है। और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई का भी साथ देना पड़ेगा, ईडी का भी साथ देना पड़ेगा, एनसीबी का भी साथ देना पड़ेगा। और एनसीबी और जब तक साथ नहीं देंगे तब तक मुझे लगता है कुछ भी साक्ष्य सामने नहीं आएगा। और साक्ष्य सामने लाने के लिए सारी चीज़ों की जानकारी देनी पड़ेगी और इस एंगल के साथ महाराष्ट्र पुलिस को जुड़ना पड़ेगा, सीबीआई की जांच के घेरे में समर्थन देना पड़ेगा और सीबीआई के साथ खड़े होकर आगे की जांच के लिए उनके साथ मिलना पड़ेगा। तब जाके जांच जो है कुछ सामने आएगी, नहीं तो फिर वही लीपापोती होती रहेगी, कुछ आने वाला है नहीं। लोग रोज़ आएंगे, रोज़ पूछताछ होगी, रोज़ अपने घर चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे जाएंगे, यही लगा रहेगा आना और जाना, कुछ सामने आने वाला नहीं। लेकिन सीबीआई की जो जांच चल रही है और एनसीबी की जो जांच चल रही है, जिस प्रकार से पूछताछ चल रही है, छापामारी चल रही है, इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक मेन कड़ी सीबीआई के हाथ में लग गया है, एनसीबी के हाथ में लग गया है, जिससे फ़ायदा होने वाला है। और जिससे मुझे लगता है कि एक मेन कड़ी अगर मिलती है तो उसके आने वाले कितनी कड़ी मिलती जाएगी। और यह जो है
जो चीज़ें चल रही हैं, जो ड्रग्स चल रहा है महाराष्ट्र में, उसको नष्ट करने के लिए यह कार्य, यह कदम बहुत अच्छा है। और इसके लिए मैं बार बार विनती करता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई की जांच के साथ खड़े हो जाए, एनसीबी की जांच के साथ खड़े हो जाए, और मुंबई पुलिस को भी कहे कि इस जांच के समर्थन में आकर उनके साथ उनके कार्य में सारथी बने, जिससे उनको मदद मिले और लोगों को सुशांत सिंह राजपूत का सच पता चले, ड्रग्स माफियाओं का सच पता चले, जिससे दिशा सालियान जो उनकी पूर्व मैनेजर थी, उनकी भी मृत्यु किस प्रकार से हुई, कैसे हुई, इसकी भी जांच हो जाए। और साथ साथ मैं जाते जाते एक मांग और करूंगा अपने लोगों से भी, महाराष्ट्र सरकार से भी, मुंबई पुलिस से भी, महाराष्ट्र पुलिस से भी मैं हाथ जोड़ के मांग करता हूं कि पालघर के हमारे जो साधुओं की हत्या हुई थी उसकी भी सीबीआई जांच हो जाए और उसका भी सच लोगों के सामने आ जाए। क्योंकि जिन 2 साधुओं की हत्या हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी, अभी तक उनका कोई सच सामने नहीं आया कि उनको मारने वाला कौन था, क्यों मारा, क्या चीज़ को लेके मारा, क्यों, कैसे गया। और मुंबई जो पुलिस खड़ी थी जिनके समर्थन में वो बाहर आए, बाद में उनको बीच में छोड़कर वो भाग गई, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत को भी, पालघर के साधुओं को भी और अन्य लोगों को भी। ड्रग्स से मुक्ति दिलाने के लिए मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को केंद्र सरकार के समर्थन में, सीबीआई के समर्थन में, एनसीबी के समर्थन में नारा लगाना चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए, जिससे जांच का दायरा बड़ा हो और इस जांच पर एक निष्पक्ष राय रखी जाए और एक निष्पक्ष जांच बैठाई जाए, जिससे ड्रग्स को खत्म कर एक स्वच्छ लोगों को जीवन दिया जाए और वह जीवन अच्छा हो, निर्मल हो और सत्य के राह पे चले। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।